Hello students, welcome to my YouTube channel Science Gayatri Brain Step Science YouTube. Hello student, this side Gayatri ma'am and I am to be your science teacher. I am so excited to meet you and have you in a class this day. We are going full of fun and learning and easy way of science. सो बच्चा लोग आज हम लोग साइंस बायोलॉजी पढ़ेंगे जो मैं आपको सारी टॉपिक्स में एस चांद की बुक से लाई हूँ जो एग्ज़ाम पे आता ही आता है। तो यहाँ पे हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, मतलब पूरे कोर्स को फिनिश करेंगे। अपने इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू हम इस पूरे बुक को फिनिश करेंगे और एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे आपको कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। सो इंग्लिश ट्रांसलेट टू हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको ये पूरी बुक फिनिश करवाऊँगी और गारंटी मेरी है कि मैं आपको फिनिश करवा दूँगी। और ये एस चांद का बुक है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एस चांद का है। तो आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि ये नहीं आएगा वो नहीं, सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियरली आपको क्लियर करवाए जाएंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायत्री ब्रेन स्टेप साइंस। आई एम योर गायत्री मैम। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई पेज, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपको बायोलॉजी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एस चांद का पढ़ा रही हूँ जो डॉक्टर पीसी वर्मा और डॉक्टर वीके अग्रवाल ने लिखा है, और मैं एस चांद की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। पीके वर्मा एंड वीके अग्रवाल जी का लिखा है। तो आज हम लोग क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये चैप्टर पार्ट एंड पार्ट में दूंगी क्योंकि एक दिन में तो पूरे चैप्टर फिनिश करने हो नहीं पाएगा। तो मैं आपको पार्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी जिससे कि आप बोर ना हो और आपको समझ में भी आए, इसीलिए मैं आपको इजी वे में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स मैं आपको पहले इंग्लिश में बताऊंगी, फिर इसको ट्रांसलेट हिंदी में करूंगी कि आपको पूरे चैप्टर को मैं आपको बताऊंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स मीन्स खाद्य संसाधनों में सुधार। फॉर देयर एक्सटेंस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटेंशली रिक्वायर्ड फूड मीन्स अपने अस्तित्व के लिए सभी जीवों को अनिवार्य रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। अर्लियर ह्यूमन बीइंग स्टार्ट हंटिंग एनिमल एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स फॉर एंड रूट्स of forest plant to meet their food requirement. Food is required for growth, development and body repair. It also protects the body from disease and provides energy for doing our life functions. For example, food supplied proteins, carbohydrate and fat, lipids, vitamins, mineral and water to our body. इसका मतलब है अपने अस्तित्व के लिए सभी जीवों को अनिवार्य रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेरक मानव ने अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जानवरों की ट्यूनिंग और फलों, फूलों और वन पौधों के जड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। विकास और शरीर के मरम्मत के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ यह शरीर को बीमारियों से भी बचाता है और सभी जीवन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए भोजन हमारे शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, खनिज और पानी की आपूर्ति करता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल गया, ये मैंने फर्स्ट टॉपिक जो बताया ऊपर की लाइन मैं आपको अंडरलाइन करके भी दिखाती हूँ कि ये कौन सा है। ये मैंने इतना आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट्स को समझेंगे। खनिज मतलब मिनरल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है among all the living organisms only green plant are autotroph, that is they make their own food. In fact, green plant perform a basic metabolic activity called photosynthesis. In photosynthesis, by using the energy of sunlight, green plant combine carbon dioxide, CO2 and water H2O to produce carbohydrates food. In contrast to green plant, animals and human being are heterotrophs, that is they are depend on plant and other animals for food. Since time immemorial, human beings have been doing farming and rearing animal to meet their food requirement. अब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बताती हूँ मतलब क्या है इसका। एमंग सभी जीव जो होते हैं, सभी जीवित जीव केवल हरे पौधे ही स्वपोषण मतलब वो खुद का फूड बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वास्तव में हर पौधे एक बुनियादी कार्य करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस मीन्स सनलाइट, उनसे वो अपना भोजन फूड खुद बनाते हैं।
सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से उपयोग करके हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और पानी मतलब H2O को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट भोजन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग भोजन कहते हैं। भोजन आदि अनादिकाल मनुष्य अनादिकाल से मनुष्य अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती और पशुओं का पालन पोषण करता है। अनादिकाल मतलब पहले से ही। अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे पढ़ेंगे। Plant as food are gift of nature. Human and most animal, in fact, different plants such as root, stem, leaf, flower, and fruit are consumed by human in the form of kernel, vegetable, spice, and fruits. Animals produce milk, egg, meat, etc., which also supplement our food requirement. इसका मतलब भोजन के रूप में पौधा मनुष्य और अधिकांश जानवर के लिए प्रकृति का उपहार है। वास्तव में पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, रूट, तना, स्टम, पत्ती, लीफ, फ्लावर, फूल और फल मतलब फ्रूट आर कंज्यूम में सेवन करना, खाना, अनाज, सब्जियां, मसालों और फलों की रूप में की जाती हैं। आवश्यकताएं एंड एनिमल्स प्रोड्यूस, जो एनिमल्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? मिल्क, दूध देते हैं, एग देते हैं, अंडा देते हैं, मीट देते हैं, एंड बहुत सारे खाने के सामान हमें एनिमल्स के द्वारा मिलते हैं। विच आर आल्सो सप्लीमेंट्स आवर फूड रिक्वायरमेंट, जो हम खाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यकताएं हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने ये पहला पैराग्राफ पढ़ा था, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर नेक्स्ट हमने ये वाला पढ़ा था, फूड रिक्वायरमेंट, CO2, H2O मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। फिर उसके बाद हमने ये लास्ट वाला बताया था। अब हम पहला स्टार्ट करेंगे, इसका पहला टॉपिक जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम ये समझेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। पहले तो हम इस पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे, पहले हम इसे रेज कर देते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगी कि इसमें लिखा क्या है। With 1.04 billion people, our country rank second in population growth around the world. According to an estimate by the year 2020, India population world rise to 1.343 billion. To feed such a high population, we will require at least 241 million tons of grain productions per annum. Therefore, it is necessary to increase production of both plants and animal even in the past to meet the demands of growing Indian population of our society, such as Swaminathan and Kurin adopted methods to increase food population. This results in a variety of revolution which helped India become self-reliant. These revolution include Green Revolution, high production of food, Green-Blue Revolution, enhanced fish production, White Revolution, increased milk production, and Yellow Revolution, increased oil production. Our scientists are continuously making efforts to increase the pulse production, that is to spread the gold revolution. अब हम इसके बारे में जानते हैं कि अब ये क्या लिखा हुआ है। बिलियन लोगों के साथ हमारे देश दुनिया भर में जनसंख्या ग्रोथ में दूसरे स्थान पर है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 तक भारत की आबादी बढ़कर 1.343 अरब हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए हमें प्रतिवर्ष कम से कम 241 मिलियन टन अनाज उत्पादन की आवश्यकता होगी। इसीलिए पौधों, जानवरों दोनों के उत्पादन की वृद्धि करना आवश्यक है। वृद्धि मतलब बढ़ाना, इंक्रीजिंग। अतीत में भी बढ़ती भारतीय आबादी मतलब इंडियन पॉपुलेशन की मांगों को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों जैसे स्वामीनाथन एंड कुरेन ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के तरीके को अपनाया है। साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा, स्वामीनाथन एंड कुरेन। इसके परिणाम स्वरूप कई तरह की क्रांति हुई हैं जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली। इस क्रांति में हरित क्रांति, खाद का उच्च उत्पादन, नीली क्रांति, बढ़ी हुई मछली उत्पादन, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन के वृद्धि और पीली क्रांति, तेल उत्पादन की वृद्धि शामिल है। हमारे विज्ञान दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं स्वर्ण क्रांति फैलाने के लिए। मतलब स्वामीनाथन और कुरेन जो साइंटिस्ट हैं
वो फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने कई सारे रिवॉल्यूशन बताए हुए हैं, जैसे कि पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो हम लोग अपने खाद, अपने फूड, अपने नीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया जो है बिकम ए सेल्फ रिसेंट हुई, रिवॉल्यूशन इंक्लूड हुआ, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन हाई पॉपुलेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड ब्लू रिवॉल्यूशन जो होता है वो हम लोग फिश को बोलते हैं, और वाइट रिवॉल्यूशन हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जो हमने अभी आपको बताया हुआ है, एंड येलो रिवॉल्यूशन हम लोग ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने पेज 1 कंप्लीट कर लिया है पढ़कर। आपको अच्छा ही लगा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो आपने लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, कि वो लोग भी अगर ना जानते हो तो वो भी लोग जान जाए। तो अब हम आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन दिखाएंगे। ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन के लिए होता है। एंड इसके बाद मैं आपको ब्लू रिवॉल्यूशन दिखाती हूँ। ये है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन हम लोगों ने इन्हेंस्ड फिश प्रोडक्शन के लिए पढ़ा था। एंड इसके बाद हमें है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन ये हम लोग के लिए किस लिए था, आप लोग कमेंट करके बताइए वाइट रिवॉल्यूशन किस लिए था। कमेंट करिए जल्दी से, तब तक मैं बताती हूँ आपको कि वाइट रिवॉल्यूशन किस लिए था। वाइट रिवॉल्यूशन इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। आप लोग ये वाइट मतलब दूध सफ़ेद ही होता, आप इससे जान सकते हैं कि ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रिवॉल्यूशन है। और येलो रिवॉल्यूशन, येलो मतलब आप लोग थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे, साइंटिफिक माइंड लगाएंगे, तो येलो कलर से आपको पता चलेगा कि ऑयल, ऑयल मतलब तेल, तेल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने 4 रिवॉल्यूशन दिया था। ठीक है, कौन कौन से रिवॉल्यूशन दिए थे? पहला ब्लू रिवॉल्यूशन, फिर उन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन दिया, एंड इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट, फिर ब्लू रिवॉल्यूशन जो फिश के लिए होते हैं, फिर उन्होंने वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए दिया, फिर इन्होंने ऑयल येलो रिवॉल्यूशन जो ऑयल के लिए है। तो थोड़ी देर रेस्ट करके आप लोग कमेंट में बताइए कि मैंने आपको एक पेज पढ़ाया है वो आपको कैसा लगा। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। आज हम लोग एक टॉपिक को तो फिनिश कर ही देंगे, वरना ये बहुत लेंथी चैप्टर है, ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट्स में ही मैं आपको पढ़ा पाऊँगी, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। एक साथ इतना कौन पढ़ता भाई, हम भी खुद नहीं पढ़े थे अपने टाइम पर, इसीलिए मैं भी आप लोग के लिए ईजी वे में लाइव पार्ट में दूँगी। सो फ्रेंड्स, तो आप बोल रहे होंगे कि मैम फ्रेंड्स बोलने लगी, बच्चा लोग बोलती थी। अरे मतलब कि बहुत बड़े लोग भी तो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें भी समझना होगा कि क्या होता है रिवॉल्यूशन, इसलिए मैं फ्रेंड्स बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग मेरे लिए तो बच्चा लोग ही हैं ना, छोटे छोटे। सो बच्चा लोग, अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 2 मतलब नेक्स्ट एक्सचांद की बुक है तो आप खोल सकते हैं, वरना मैं आप नेक्स्ट पढ़ाने ही जा रही हूँ आपको। सो नेक्स्ट पेज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, मैं आपको ये बताऊंगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, इससे क्या क्या हमें प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और इसके बारे में पूरा जानेंगे। सस्टेनेबल agriculture can be defined as the adoption of various farming and production management techniques to maximize agriculture yield. Implementing such practice would help in first, conserving nature resource, second, maintaining environmental balance, and third, coping with changing human need. Hence, to assume sustains life livelihood of India farmers and related persons, it is necessary to adopt sustainable agriculture practice such as mixed farming, crop rotation, intercropping and integrated farming, also known as integrated agriculture. इसका मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है सतत कृषि। अंगधारणी कृष्ण को कृष्ण मतलब फार्मर्स उपजान को अधिकतम करने के लिए, अपने उपजान मतलब फूड को बढ़ाने के लिए, फार्मिंग करने के लिए विभिन्न कृषि जो फार्मर्स होते हैं उत्पादन प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। इसके तहत प्रार्थों को लागू करने के लिए मतलब उन्हें इम्प्लीमेंट एज ए प्रैक्टिस फूड चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए अपने एग्रीकल्चर को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें टेक्निक चाहिए। तो उन्हें 3 तरह की टेक्निक चाहिए। पहला जो हमने बताया आपको, कन्वर्सिंग नेचुरल रिसोर्स मतलब उपभोग में मदद मिलेगी या प्रकृति संसाधनों का उपयोग है। दूसरे नंबर पे है मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल बैलेंस मतलब पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। और तीसरा जो है कॉपिंग विथ चेंजिंग ह्यूमन नीड्स, सामना करना मानव ज़रूरतमंद को बदलना। इसीलिए भारतीय किसानों और संबंधित व्यक्तियों के निरंतर आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए, हिंस मतलब इसलिए लाइवहुड्स इंडिया फार्मर को सुरक्षित करने के लिए मिश्रित खेती मतलब मिक्स फार्मिंग
फसल रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को हम लोग फसल कहते हैं, इंटी क्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड एकीकृत फसल खेती, जिसके एकीकृत कृषि के रूप में किसान के रूप में भी जाना जाता है, जैसे स्थायी किसान प्रथाओं को अपनाना आवश्यक, आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। बॉक्स 1.1 आप पढ़ लीजिएगा और आपको जितना समझ में आएगा वो मुझे बताइएगा, और बॉक्स 1.2 भी दिए हुए हैं, वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये भी आप खुद पढ़ के समझिएगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक से केवल बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Sustainable agriculture is an agriculture production and distribution system that first achieve the integration of natural biology cycles and control. Sustainable agriculture सतत कृषि के लाभ। सतत किसान एक किसान वितरण प्रणाली है जो उत्पादन और प्रकृति जीविक चक्रों को नियंत्रण के एकीकरण को प्राप्त करता है। खाद्य संसाधनों में सुधार, अचीव द इंटीग्रेशन नेचुरल biological cycling plot controls. Next, protect and renew soil fertility and the natural resource base. मिट्टी के उपरांत की रक्षा और नवीकरण करता है और प्रकृति संसाधन आधार कृषि संसाधनों के प्रबंध और उपयोग के अनुकूल करता है। Next, optimize the management and use of farm resource. Next, reduce the use of non-renewable resource and purchase production input. Next, provide an adequate and dependable form of income. Promotes opportunity in family farming and farm communities. इसका मतलब मिट्टी के उत्पादन की रक्षा करना, उत्पादन को इनपुट्स आय प्राप्त भरोसेमंद रूप से प्रदान करना, पारिवारिक खेती और कृषि समुदाय अवसर को बढ़ावा देना, ये इतने सब हैं इसका एडवांटेज में आते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक मतलब होता है जैविक खेती। अब हमको बताएंगे जैविक खेती क्या है। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग क्रॉप विच हैव नॉट बीन पॉल्यूटेड विथ द यूज ऑफ मैन्यूर्स, बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स इनसाइड हेल्थी क्रॉपिंग system that provide optimum nutrients to plants and keep the pests as well as weeds under control are used in organic format. There is a little or no use chemical fertilizer, pesticides and herbicides. Therefore, there is no toxicity due to population of carp, plant, soil, water or air. Organic wastes are recycled in the form of minerals. Biofertilization includes nitrogen, fixing organisms, bacteria and lucrine algae. And material solubilizing bacteria. Biopesticides are organisms or their existent which repel or kill weeds, insects and other pests. As rectin, margosa or neem, pythium, Parithium, Chrysanthemum, Thuroside, Bacterium, Bacillus thuringiensis. बैक्टीरियम को हम लोग कहते हैं बैसिलियस थैरोजेनेसिस, ये इसका बॉटनिकल नेम है। नीम लीव्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन ग्रेन स्टोरेज एज बायोपेस्टिसाइड्स. हेल्थी क्रॉपिंग इंक्लूड मिक्सिंग कार्प, इंटरकार्पिंग एंड क्रॉप रोटेशन. दिस कार्प सिस्टम हेल्प इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स, पेट्स एंड वीड्स. दिस मीन्स मतलब उन फसलों को उगने की प्रथा है जो खाद, जैव उपकरण और जीव कीटनाशक पेस्टिसाइड के उपयोग से प्रदूषित नहीं हुए हैं। इसके बजाय स्वस्थ फसल स्थायी कृषि प्रणालियों का उपयोग किया जाता है जो पौधे को इष्टतम पोषक तत्व प्रदान करते हैं और कीटों मतलब बैक्टीरिया साथ साथ खर पदार्थों को भी नियंत्रण में रखते हैं। जैविक खेती में रासायनिक उपकरणों को कीटनाशक, पेस्टिसाइड और शाकनाशी का बहुत कम या बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है। इसीलिए फसलों, पौधे, मिट्टी, पानी या हवा के प्रदूषण के कारण कई वनस्पति नहीं होते हैं। जैविक कचरे को खाद के रूप में पुनर्निर्माण किया जाता है और जीव उपरीकरण में नाइट्रोजन फिक्सिंग, जीव बैक्टीरियल और नीली हरी सेवा और खनिज घुलनीज बैक्टीरिया शामिल हैं। बायोपेस्टिसाइड जीव
या उनके अर्क होते हैं जो मम्त कीड़े और अन्य कीटों को पीछे हटाते हैं या मारते हैं। और उदाहरण के लिए एजार एजार्डिएटियम मार्गोस या नीम, पायरेथियम, गुलदाउदी, थेरियोसाइट, बैक्टीरियम बैसिलियस थेरियोजेनिस। नीम के पत्तों का उपयोग अक्सर अनाज भंडार में जीव कीटनाशक के रूप में किया जाता है। स्वस्थ फसल के मिश्रित फसल, अंतर फसल और फसल के चक्र शामिल हैं। ये फसल प्राणियों, कीटों और खर पदार्थों पर नियंत्रित करते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि इसमें कौन से पेस्टिसाइड मतलब कि कौन सी दवा का यूज़ किया जाता है कीड़े को मारने के लिए। इसमें ये बताया गया कि नीम जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद है फसलों को बचाने के लिए, उससे कीड़े नहीं लगते आपके अनाज में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट प्रिवेंट्स पॉपुलेशन ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, फार्म वेस्टेज और रिसाइकल्स। द फूड्स ऑब्टेन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल। ये पॉपुलेशन को कंपोनेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, फ्रॉम वेस्टेज रिसाइकिल कर देते हैं, मतलब कि वेस्ट फार्म जो होते हैं वो वेस्टेज को रिसाइकिल कर देते हैं। फूड ऑब्टेन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें फूड मिलते हैं, मतलब खाने मिलते हैं। एंड फ्री पेस्टिसाइड टॉक्सिक केमिकल से हम लोग बचते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है मेंटेन द सॉयल की हेल्थ होती है वो मेंटेन रखता है। कॉर्पिंग सिस्टम जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कीप इंसेक्ट पेट्स एंड वीड्स अंडर चेक, वो चेक करते रहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बस यहीं तक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप बिल्डिंग। अगर आपको ये नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको भी इसे अच्छे से समझाऊंगी जैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक समझाया है। मैंने इस फर्स्ट टॉपिक में कंप्लीट किया है। पहले तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के बारे में पूरा बता दिया है, फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमने आपको बता दिया है, फिर उस पर हमने उसका सब हेडिंग कंप्लीट किया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके बाद हमने एडवांटेज बताया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। देन उसके बाद हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग बताई, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। उसके बाद हमने एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज हम लोगों ने ये 4-5 टॉपिक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, नहीं हमने ये भी पढ़ ली। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ कार्प यील्डिंग। अब कार्प यील्डिंग क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गए हैं, सो इसीलिए मैंने आधी वीडियो अब मैं आपको कल बनाऊंगी और मैं पोस्ट कर दूंगी जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग को अच्छा लगा, मैं मोटिवेट होंगी, इससे आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लिए गए हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बस मेरे लिए बहुत वही आपका वही प्यार वही बड़प्पन मेरे लिए बहुत कुछ है। आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप। ओके, थैंक यू, बाय बाय, चलो।